कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकाल कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो अप्रोचेस हैं, ठीक है। फर्स्ट अप्रोच थी हमारी यूटिलिटी एनालिसिस, ठीक है। और जो सेकंड अप्रोच है वो क्या है, हमारी इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। दो अप्रोचेस हैं हमारी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालने के लिए, दैट इज यूटिलिटी अप्रोच, यूटिलिटी एनालिसिस एंड इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। आज की जो वीडियो है ये आपको इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के बारे में बताएगी। आप कभी भी सपोज करो शॉपिंग करने जाते हो, तो शॉपिंग करने के टाइम पे क्या होता है कि आपके पास n नंबर ऑफ ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। सपोज करो आप गए हो यहाँ पर फ्रूट्स परचेज करने, तो जब आप फ्रूट्स परचेज करने गए हो तो आपके पास किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर में या शॉप पे या रेडी पे जहां भी आप गए हो, आपके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं कि आप ऑरेंज, बनाना, एप्पल खरीद सकते हो, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आपके पास पहली चीज तो लिमिटेड इनकम होती है। 100 रुपए आप लेके गए हो फ्रूट्स परचेज करने के लिए, इसी 100 रुपए में आपको फ्रूट्स परचेज करने हैं, ठीक है। देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट कब आता है बच्चों, जब हमारी इनकम कांस्टेंट होती है, ठीक है। इनकम कांस्टेंट है तभी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट आएगा। अगर इनकम अनलिमिटेड है, आपके पास पता ही नहीं कितना पैसा रखा है, तो उस केस में आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तो आप सोचोगे ही नहीं ना, आपने जितना खरीदना, जो खरीदना है आप वो खरीद लोगे। कई कई सारी चीजें तो ऐसे होंगी कि आप ले आओगे और ऐसे ही यूज भी नहीं करोगे, किसी को ऐसे गिफ्ट कर दोगे या फेंक दोगे, ठीक है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट कब आता है बच्चों, जब आपके पास कांस्टेंट इनकम होती है। सपोज करो आपके पास 100 रुपए इनकम है, आप डिपार्टमेंटल स्टोर गए हो फ्रूट्स खरीदने के लिए, तो आप कितने फ्रूट लोगे डिपेंड करता है आपकी प्रायोरिटी पे। या तो आप सारे के सारे एप्पल ले लोगे, या सारे के सारे ऑरेंज, या सारे के सारे बनाना, या डिपेंड करता है कि आपको ऑरेंज और एप्पल दोनों पसंद है, तो आप उस केस में कुछ ऑरेंज ले लोगे, कुछ एप्पल ले लोगे, ठीक है। तो आप अलग अलग कॉम्बिनेशन परचेज करोगे, लेकिन कोई भी कॉम्बिनेशन परचेज करोगे, हर एक कॉम्बिनेशन आपको इक्वल सेटिस्फेक्शन देगा। इनडिफरेंट, इनडिफरेंट कर्व एनालिसिस है ना, तो पहले हमें इनडिफरेंट का मीनिंग तो पता होना चाहिए। इनडिफरेंट का मतलब देखो यहाँ डिक्शनरी के हिसाब से दे रखा है, नीदर गुड नॉर बैड। इसका मतलब क्या है कि आप ना तो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हो, ना तो आप ओवर सेटिस्फाइड हो, ना ही आप अंडर सेटिस्फाइड हो। ओवर सेटिस्फाइड और अंडर सेटिस्फाइड का मतलब क्या होता है बच्चों, कि सपोज करो आपको एक कोई चीज एक्सपेक्टेड थी कि ये चीज 50 रुपीज में आ जाएगी, आपको वो चीज मिल गई 30 रुपीज में, आप ओवर सेटिस्फाइड हो गए ना। मतलब जितना पैसा आपने दिया है आपको उससे ज्यादा की वर्थ की चीज मिल गई। अब कई बार क्या होता है, हम कोई चीज परचेज करने जाते हैं लेकिन वो हमको बहुत महंगी मिल जाती है, इसका मतलब इतना पैसा खर्च करा है उतने की हमें उस चीज की वर्थ नहीं लगती, लेकिन हम किसी भी कारणवश उसको ले लेते, तो उस केस में आप क्या रहेंगे, अंडर सेटिस्फाइड रहेंगे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कौन सी सिचुएशन होती है, जिसमें आप फुल्ली सेटिस्फाइड होते हैं, ठीक है। अब देखो आपके पास पहला पॉइंट तो क्या है, लिमिटेड इनकम। पहला पॉइंट क्या है आपके पास, लिमिटेड कांस्टेंट इनकम है, ठीक है। कांस्टेंट, लिमिटेड और कांस्टेंट इनकम है, ठीक है। पहला पॉइंट तो यही आ गया। अब आप अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाते हो। सबसे पहले आप कितनी चीजें खरीद रहे हो, दो चीजें, ये पहला पॉइंट था, लिमिटेड इनकम होती है। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना बच्चों कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस किस केस में होता है, टू गुड्स की केस में होता है। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस हमेशा टू गुड्स के केस में देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है हमारा ऑरेंज, दूसरा है मैंगो। पहला कॉम्बिनेशन क्या होगा कि आपने 3 के 3 ऑरेंज ले ली, ये पहला कॉम्बिनेशन है। सेट वन, आपने 3 ऑरेंजेस लिए तो मैंगो आपने परचेज ही नहीं करा, जीरो लिया। सेकंड कॉम्बिनेशन, सेकंड सेट क्या हो सकता है आपका, कि आपने एक ऑरेंज और एक मैंगो परचेज, ठीक है।
और तीसरा सेट क्या हो सकता है बच्चों, कि आपने ऑरेंज परचेज ही नहीं करा, आपने क्या करा है, 2 मैंगोज परचेज कर लिए, ये आपका तीसरा सेट। ठीक है, 1 2 3, 3 सेट हो गए। अब इनमें से आप किस सेट पे रहोगे, आप ये वाला सेट परचेज करोगे या ये डिपेंड करता है बच्चों आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस पे। ये किस पे डिपेंड करता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस पे, कि किसको क्या क्या चीज ज्यादा पसंद है। ठीक है, जिसको जो चीज ज्यादा पसंद होगी वो उसको परचेज कर लेगा। लेकिन ये जो तीनों के तीनों सेट है ना, ये तीनों के तीनों सेट आपको क्या देंगे, इक्वल सेटिस्फेक्शन। क्या देंगे, ये इक्वल सेटिस्फेक्शन आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशंस आ गई, कई सारी डेफिनेशंस है, उसमें से कोई भी एक डेफिनेशन आपको याद कर लेनी है। 2 की पॉइंट होते हैं जो कि आपकी डेफिनेशन में होने चाहिए 101%। सबसे पहले तो इट शोज, इट मीन्स इंडिफरेंस कर्व, इट शोज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स, 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन दिखाता है, दैट प्रोवाइड इक्वल सेटिस्फेक्शन, जो क्या करता है, इक्वल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है, किसको, कंज्यूमर को। नेक्स्ट डेफिनेशन, एन इंडिफरेंस कर्व इज अ ग्राफ चार्ट। ठीक है, ये चार्ट की जगह पे आप यहाँ पे ग्राफ लिख लेना। एन इंडिफरेंस कर्व इज अ चार्ट और ग्राफ शोइंग वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स। क्या है, वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स ये शो करता है, that leave the consumer equally satisfied. Okay, next definition इसकी है, an indifference curve is a graphical representation, okay, of a combination of 2 products that gives similar kind of satisfaction to the consumer. Next है every point। अच्छा, ये जो डेफिनेशन है ना, ये मैं रिमूव नहीं कर पाई, ये इसमें इंक्लूड नहीं होगी, इसको, ये डेफिनेशन नहीं है, इसको मत याद करना आप लोग। नेक्स्ट डेफिनेशन है a curve that shows different combination of 2 goods giving same level of satisfaction to the consumer is known as indifference curve। ठीक है, तो इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन में बच्चों आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है, आपको पहली चीज तो इंडिफरेंस कर्व इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये पॉइंट आपको लिखना है, इसकी डेफिनेशन बनाना बता रही हूँ मैं अब। इंडिफरेंस कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, किसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कमोडिटीज। ठीक है, किसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कमोडिटीज, 2 कमोडिटीज आपको इसमें जरूर इंक्लूड करना है, दैट गिव्स इक्वल सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर, दैट गिव्स इक्वल सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। तो 2 गुड्स के कॉम्बिनेशन है और इक्वल सेटिस्फेक्शन देते हैं, ये दोनों चीजें आपको अंडरलाइन करनी है। मैंने पहले भी बताया, अंडरलाइन का मतलब ये नहीं कि पूरी की पूरी लाइन आप ऐसे शुरू से अंडरलाइन कर दो, ऐसे नहीं करना होता, आपको उसमें से की पॉइंट्स जो होते हैं ना, मेन पॉइंट्स होते हैं, उसको अंडरलाइन करना होता है। तो इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन में क्या मेन पॉइंट्स होंगे, 2 गुड्स और इक्वली सेटिस्फेक्शन। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व कैसे बनाएंगे, इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, देखो ये हमने कॉम्बिनेशन ले लिया, कमोडिटी 1 कमोडिटी 2। ठीक है, कमोडिटी 1 की फर्स्ट सेट है, फर्स्ट सेट क्या है, कमोडिटी 1 की 1 यूनिट ले रहे हैं, तो कमोडिटी 2 की हम कितनी ले रहे हैं, 12 यूनिट। कमोडिटी 1 का हमने क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है कंजम्पशन। ठीक है, यहाँ पे हमने +1 कर दी है, तो यहाँ इसका हमें क्या करना पड़ेगा, इसका कंजम्पशन डिक्रीज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड इनकम है ना, लिमिटेड इनकम नहीं होती तो आप सारा कुछ पूरी की पूरी रेडी खरीद लाते, कोई दिक्कत थोड़ी ना थी। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आती है बच्चों, तुम्हारे पास इनकम तो लिमिटेड है ना, ऐसे अनलिमिटेड इनकम थोड़ी है कि कितना भी पैसा ले लिया और आंख बंद करके खर्च कर दिया। तो यहाँ पे देखो हमने कितनी यूनिट इसकी इंक्रीज करी, 1, तो यहाँ पे हमने कितनी यूनिट इसकी डिक्रीज कर दी, 4। फिर हमने फिर इसका 1 और यूनिट का कंजम्पशन इंक्रीज करा, हमने यहाँ पे कितनी यूनिट्स इंक्रीज करी, 1। लेकिन यहाँ पे हमने कितनी यूनिट्स डिक्रीज करी है, 2।
फिर हमने यहाँ पे फिर से +1 एक और यूनिट इंक्रीज कर दी, 3 से 4 हो गई, तो यहाँ पे 4 से 3 हो गई, यहाँ पे कितना हमने रिड्यूस करा 1। अब आप इसमें ना रिलेशन देखो, ये तो हम कांस्टेंट इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन ये हम लोग क्या कर रहे हैं, डिक्रीजिंग रेट से डिक्रीज कर रहे हैं। पहले हमने 12 में से कितनी यूनिट डिक्रीज करी, 4, फिर कितनी यूनिट डिक्रीज करी, 2, फिर कितनी यूनिट डिक्रीज करी, 1। ठीक है, तो आपको ये ऐसे ही लेना है। ये जो इसमें ऐसे नहीं है कि आप कुछ भी आंख मीच के लिख दिया कि आपने कोमोडिटी 1 लिख दिया, इसका कंजम्पशन बढ़ा दिया 1 2 3 4। कोमोडिटी 2 का कंजम्पशन हमने क्या किया, यहाँ पहले लेते थे 10, अब यहाँ कंजम्पशन इंक्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ पे 10 की जगह 9 8 7, मतलब इसका कंजम्पशन बढ़ा दिया, इसका कंजम्पशन घटा दिया। यहाँ पे भी 1 यूनिट हमने इंक्रीज करी हर बारी में, यहाँ पे 1 यूनिट डिक्रीज करी हर बारी में। ऐसे नहीं करना है, ठीक है, ऐसे नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये कंसेप्ट होता है बच्चों मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का। ये अगर कंसेप्ट क्लियर होगा आपको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वीडियो देख के, तो अभी हम किस पे फोकस कर रहे हैं बच्चों, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस पे फोकस कर रहे हैं। तो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के जब आपको आइटम्स लेने होते हैं ना, तो उस केस में आपको ऐसे ही लेने हैं कि फर्स्ट वाला आइटम एक 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 इंक्रीज कर दो, और सेकंड वाला आइटम डिक्रीजिंग रेट से डिक्रीज करो। ठीक है, तो ये आपको ऐसे ही लेना पड़ेगा अभी के लिए। जगह अगर आप मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन देख के ये वीडियो देखोगे इंडिफरेंस कर्व की, तो आपको बेटर समझ आएगा। अगर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं है, आपने पहले इंडिफरेंस कर्व की वीडियो देखनी स्टार्ट करी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, अभी के लिए मानना पड़ेगा कि ये ऐसा ही होता है। ठीक है, जैसे छोटी क्लासेस होती है ना, उसमें हम बच्चों को माइनस करना सिखाते हैं, तो हम उसको क्या सिखाते हैं कि हमेशा बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करते, कभी भी उसको ये नहीं बताते ना कि छोटे नंबर में से भी बड़ा नंबर माइनस, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाएगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल इतना नहीं है। तो अगर आपको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट नहीं पता है बच्चों, तो आपको क्या करना है, आपको ये चीज याद करनी है कि पहली कोमोडिटी को हमने एक 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 डिक्रीज करना है, और दूसरी कोमोडिटी को हमने डिक्रीजिंग रेट से डिक्रीज करना है। ठीक है, पहले वाली को सॉरी एक एक यूनिट से इंक्रीज करना है, तो दूसरे वाली को डिक्रीजिंग रेट से डिक्रीज करना है। ठीक है, अब इसका कर्व बना लेते हैं। ओ एक्स एक्सिस ले लिया हमने, फर्स्ट कॉमोडिटी सेकंड कॉमोडिटी। देखो फर्स्ट कॉम्बिनेशन हम लेंगे ए में क्या है, कॉमोडिटी 1, ये मैंने इसमें ना उल्टा लिख दिया, इसको लिख दो कॉमोडिटी 2 और इसको लिख दो कॉमोडिटी 1, चेंज कर लेना ये। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट कॉमोडिटी की कितनी यूनिट आपने ली है, 1 यूनिट, और सेकंड कॉमोडिटी की कितनी यूनिट ली है, 12 यूनिट। ठीक है, अब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दो, जहां पे भी ये लाइन इंटरसेक्ट करे, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है ये वाली लाइन, यहाँ पर इस पॉइंट को आप नाम दे दो ए। ऐसे ही सेकंड जब कॉम्बिनेशन आता है, कौन से कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, बी कॉम्बिनेशन की बात करें, बी कॉम्बिनेशन पे जो फर्स्ट कमोडिटी उसके कितनी यूनिट ले रहे हैं, 2 यूनिट ले रहे हैं, सेकंड कमोडिटी की ले रहे हैं 6 यूनिट। तो इन दोनों पॉइंट्स से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और इसका नाम रख देंगे बी। ऐसे ही थर्ड सी कॉम्बिनेशन हमने ड्रॉ कर लिया और उसको पॉइंट को नाम दे दिया सी। ऐसे ही हमने फोर्थ कॉम्बिनेशन ड्रॉ कर लिया और उसको नाम दे दिया डी पॉइंट। अब यहाँ ए बी सी डी को इंटरसेक्ट करके हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये बन गया हमारा इंडिफरेंस कर्व। ऐसे ही ड्रॉ करना, जो इंडिफरेंस कर्व होता है ना बच्चों, इंडिफरेंस कर्व की शेप ऐसी ही आती है। अब इसकी शेप ऐसी क्यों होती है, वो भी एक अलग से वीडियो में इसकी प्रॉपर्टी होती है। अब इसकी शेप ऐसे क्यों होती है, ऐसे देखो, शेप ऐसे भी हो सकती है, शेप ऐसे भी हो सकती है ना, लेकिन इसकी शेप हमने ऐसे बनाई है, ऐसे तो शेप नहीं बनाई ना। तो यहाँ पे ये शेप ऐसे भी आ सकती है, शेप स्ट्रेट भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन इंडिफरेंस कर्व की शेप ऐसी ही आती है, ये अभी आपको मान के चलना है। जब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन देखोगे ना, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि ये शेप ऐसी क्यों है। इसका ये पूरा सेपरेट टॉपिक है कि इंडिफरेंस कर्व की शेप ऐसी क्यों होती है। अब देखो, आपने कर्व तो बना लिया, कर्व बनाने के बाद आपने क्या करना है, इस कर्व की एक्सप्लेनेशन लिखनी है। क्या एक्सप्लेनेशन लिखोगे बच्चों, कि सबसे पहले तो ओ एक्स एक्सिस शोज कंजम्पशन ऑफ फर्स्ट कमोडिटी,
ओ एक्स एक्सिस किसका शो कर रहा है, कंजम्पशन ऑफ फर्स्ट कमोडिटी, यहाँ इसको चेंज कर लेना फर्स्ट और यहाँ कर लेना सेकेंड कमोडिटी। फिर है नेक्स्ट ओ वाई एक्सिस शो कंजम्पशन ऑफ सेकेंड कमोडिटी, ये हाँ, पॉइंट ए शोज first combination, point B shows second combination, point C shows third combination, and point D shows fourth combination. IC is the indifference curve. ये जो कर्व है ना, इसका हमने नाम नहीं लिखा, इस कर्व का हम नाम लिख देते हैं IC, ठीक है। IC is the indifference curve. This diagram shows an indifference curve. ये डायग्राम क्या करता है, एक इंडिफरेंस कर्व आपको शो कर रहा है। एनी कॉम्बिनेशन लाइंग ऑन दिस कर्व गिव्स यू द सेम लेवल ऑफ कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। अनदर नेम फॉर इट इज आइसो यूटिलिटी कर्व। इंडिफरेंस कर्व का दूसरा नाम क्या है बच्चों, आइसो यूटिलिटी कर्व। अब इसमें 4 कॉम्बिनेशन है, आप चाहे ये कॉम्बिनेशन परचेज करो, चाहे ये करो, चाहिए कोई भी कॉम्बिनेशन परचेज करो, आपको सेटिस्फेक्शन इक्वल मिलेगी। अब आप कॉम्बिनेशन परचेज कौन सा करोगे, इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। ये चारों के चारों कॉम्बिनेशन आपके सेम अमाउंट ऑफ इनकम में आ जाएंगे। अगर आपने 500 रुपए खर्च करने हैं तो 500 रुपए में ए कॉम्बिनेशन भी ले सकते हो, बी भी ले सकते हो, सी भी ले सकते हो, डी भी ले सकते हो, ठीक है। 500 रुपए में आप कोई सा भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो। तो इनकम का तो यहाँ पे कोई डिफरेंस है नहीं, तो आप कौन सा कॉम्बिनेशन परचेज करोगे, इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, चॉइस, सेटिस्फेक्शन, प्रेफरेंस, ठीक है। आप कौन सा कॉम्बिनेशन लेना चाहते हो, कौन सी चीज को ज्यादा प्रेफर करते हो, कौन सी को कम प्रेफर करते हो, दोनों को बराबर प्रेफर करते हो। इंडिफरेंस मैप, इंडिफरेंस मैप क्या होता है बच्चों, इंडिफरेंस मैप इज अ सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। इट शोज द कंप्लीट पिक्चर ऑफ कंज्यूमर्स प्रेफरेंसेस। द फॉलोइंग डायग्राम इज इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप 1 नंबर में आता है यूजुअली, ज्यादा मार्क्स का नहीं आता। इंडिफरेंस मैप कभी भी आता है बच्चों 1 नंबर का आता है, ठीक है। तो इंडिफरेंस मैप क्या होता है, इंडिफरेंस मैप इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिफरेंस कर्व, या इंडिफरेंस मैप इज अ कर्व विच शोज मल्टीपल इंडिफरेंस कर्व। तो कुल मिला के अपनी शुद्ध भाषा में समझेंगे तो बच्चों, इंडिफरेंस मैप क्या होता है, जब एक ही कर्व में आप कई सारे इंडिफरेंस कर्व बना देते हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस मैप बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, जो ये इंडिफरेंस कर्व होते हैं ना, ये इतनी वैरायटी के हो सकते हैं। अगर दोनों चीज परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे की, तो इंडिफरेंस कर्व ऐसे एल शेप का आएगा, ठीक है। अगर सॉरी, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री है कि एक का अगर हमें इंक्रीज करना है कंजम्पशन, तो दूसरे का उतना ही इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है तो स्ट्रेट लाइन इंडिफरेंस करवाएगा, नियर सब्स्टिट्यूट है तो हल्का सा स्लोप में होएगा, ठीक है। और नॉर्मल गुड्स है तो ज्यादा स्लोप में होएगा। हम लोग हमारे सिलेबस में हम किसके हिसाब से कर रहे हैं बच्चों, 12th के सिलेबस के हिसाब से कर रहे हैं। तो 12th में हम सिर्फ नॉर्मल गुड्स के केस में इंडिफरेंस कर्व लेके चल रहे हैं, तो इसलिए जो आपके इंडिफरेंस कर्व की शेप है वो ऐसे आएगी, ठीक है। स्ट्रेट लाइन या एल शेप में ये नहीं आएंगी, ऐसा ये सिलेबस में है, लेकिन कॉलेज में जब आप बीए और बीकॉम ऑनर्स या बीए इको ऑनर्स करोगे तो उस केस में आपके ये हर टाइप के इंडिफरेंस करवाएंगे कि मान लो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है उस केस में कैसा होता है, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट है तो उस केस में कैसा होता है इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। तो ये अभी नहीं समझना है, हमारे सिलेबस में 12th के सिलेबस में क्या है बच्चों, सिर्फ नॉर्मल गुड्स है, तो नॉर्मल गुड्स के केस में ऐसा इंडिफरेंस कर्व बनता है। अगर कोई आपको बोल देना कि इंडिफरेंस कर्व ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है, मना मत करना, बोलना हो सकता है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है तो ऐसा हो सकता है, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट है तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप किस गुड्स को स्टडी कर रहे हो बच्चों, नॉर्मल गुड्स को, नॉर्मल गुड्स के केस में आपका इंडिफरेंस कर्व ऐसा ही आएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर आपने यहाँ तक देखा है तो।